तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि हर एक इंसान को आप लोगों को लाइफ में ये जरूर काम आएगी। यहाँ पर बोला गया है कि डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच। अपने बच्चों को ऐसे एजुकेट मत करो कि वो आगे चलकर अमीर बनना चाहें। उनको ऐसा एजुकेट करो कि आगे चलकर वो खुश रहना चाहें, क्योंकि अगर वो खुश रह पाएंगे आगे चलकर तभी वो चीजों को समझ पाएंगे, उसका प्राइस नहीं लगाएंगे कि इसका प्राइस क्या है। जैसे आप लोगों ने देखी हुई थ्री इडियट मूवी में जो यहाँ पर जिसको आमिर खान जो बेसिकली जिसके साथ में करीना कपूर की शादी हो रही है तो बोलता है देख तेरा गधा, तो वो क्या करता है हर चीज को प्राइस टैग के साथ में कनेक्ट करके देखता है। तो इससे इंसान क्या वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अगर उसको कोई चीज पसंद आ गई पर लेकिन वो सस्ती है तो वो कहेगा नहीं ये मेरे लेवल की नहीं है, वो चीजों को एंजॉय नहीं करेगा, उसके प्राइस के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर देखेगा। तो इसलिए कभी भी इंसान जो है लाइफ में खुशी नहीं एक तरीके से अचीव कर पाएगा। एक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर रॉकेट सिंह मूवी आप लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अगर टाइम निकाल के जरूर देखिएगा। ये वो मूवीज हैं जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और जब वो ढंग से करने बैठते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ कर निकल जाते हैं। रॉकेट सिंह मूवी में जब यहाँ पर डायलॉग रहता है, जब उसका बॉस उसके साथ में आकर मिलता है, कहता है कि तू ये ऐसा कैसे कर लेता है, ये कंडीशन कैसे बनी हुई है, मतलब हम इतना कुछ करें, इतनी मेहनत करें, हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जब जो रिप्लाई करता है वो इतना शानदार है कि वो चीजें मुझे एक तरीके से अंदर तक छूती हैं। उसने बोला कि सर आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, आपको नंबर दिखाई देते हैं, पर लेकिन मुझे लोगों की खुशी दिखाई देती है। तो जो खुशी इंसान किसी की खुशी के लिए अगर काम करना स्टार्ट करेगा वो नंबर्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो बात मुझे काफी अच्छी लगी। तो कभी भी अगर किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, सामने वाले की खुशी के लिए काम कर देखो। प्रॉफिट तो इनडायरेक्ट वे में होगा ही होगा, पर लेकिन जो आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके लिए किसी भी प्रॉफिट को आप लोग काउंट नहीं कर सकते कि हाँ ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो, सारी चीजें अपने आप पैटर्न में होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, कल शाम 10 बजे मैंने ये वीडियो बनाई थी, यहाँ पर बात की गई थी यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो कि प्रीलिम्स हुआ था 2019 का। तो कई सारे बच्चों की कमेंट आई कि सर प्रीलिम्स तो बहुत पहले हो गया था, वो तो की हम लोगों ने देख ली थी, अब ये कौन सी की आ गई नहीं। देखिए यूपीएससी का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे आज के डेट में अगर हम लोग बात करें कि जो यूपीएससी काम करती है तो यूपीएससी इस तरीके से काम करके चलती है कि पहले एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद में फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद में कट ऑफ आता है, उसके बाद में आप लोग की आंसर कीज वगैरह और नंबर वगैरह आने स्टार्ट होते हैं। तो यहां से आप लोग अंडरस्टैंड करिए कि जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो की मिलाई थी जिससे आप लोगों ने अपने क्वेश्चन चेक किए थे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या अलग अलग लोगों के द्वारा तैयार की गई की थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग गलत भी मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका कोई डिफाइन नहीं कर सकता क्या सही है क्या गलत है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये यूपीएससी की खुद की है जो इनके द्वारा क्वेश्चन सेट किए गए, अब ये इनकी ऑफिशियल की है। तो इससे आप लोग अपना जो भी आप लोगों का आंसर है उसको आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो इसकी पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पर, तो यहां से जाकर आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। और बाकी यहां पर अगर वीडियो भी आप लोगों को देखनी है तो इसको देखिएगा कि क्या क्या चीजें यहां पर बताई गई हैं। सारे सेट जो है उनके अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो भी सेट आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया है। अच्छा, कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिन्होंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया था और कितने ऐसे हैं जो अब की बार देने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग जरा बताइएगा। इससे येस और नो लिखेगा, देने जा रहे हैं येस या फिर नो, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले वाले पेपर आप लोग जरूर देखिए, जिससे कि आप लोग आने वाले टाइम में अपने एग्जाम को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकें। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये तुंगभद्रा रिवर, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ सेकंड्स में आप नजर डाल लेते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर। 2 करोड़ केस क्रॉस कर चुके हैं कोविड-19 के, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। यहां पर टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 2 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है और 1 करोड़ 31 लाख जो है यहां पर लोग जो इससे रिकवर कर चुके हैं और लगभग यहां पर 7.25 या 7.5 के करीब आप लोग बोल सकते हैं लोग जो हैं वो इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। कल सबसे ज्यादा केस ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में आए 53,000, यूएसए में आए 49,000, 21,000 ब्राजील में देखने को मिले। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेज जो बढ़कर हो गए हैं 22,67,153 केस हमारी कंट्री में हो गए हैं। सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है, दूसरे नंबर पर ब्राजील पर, लेकिन जिस तरीके से स्पीड से हम लोग चल रहे हैं डबल केसेस आ रहे हैं, जल्दी ही हम लोग ब्राजील को क्रॉस कर सेकंड नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो इसके चलते हमारी कंट्री में टोटल 45,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। महाराष्ट्र यहां पर टॉप पर चल रहा है हमारी कंट्री में 5-5.5 लाख केस के साथ में, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और यहां पर वेस्ट बंगाल भी अभी यहां पर 1 लाख के आंकड़े क्रॉस में आने वाला है। अब यहां पर आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में। जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहा है, अभी विजयवाड़ा और अहमदाबाद में यहाँ पर दो जगह इंसिडेंट देखने को मिले जिसमें बिल्डिंग में आग लग गई। तो बात क्या की जा रही है यहीं पर ही बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मली अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, एक तो आप लोग घर के रहने की बिल्डिंग हो गई, एक हो गई नॉर्मली जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है जहां पर कोई आप लोग कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं या फिर कोई और भी इस कमर्शियल एक्टिविटी वहां पर करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बिल्डिंग कोड्स होता है, बेसिकली नेशनल बिल्डिंग कोड जिनको आप लोग बोलते हैं। प्रॉपर सेफ्टी का प्रोविजन वहां पर होना चाहिए, फायर सेफ्टी वहां पर होनी चाहिए, अगर कोई कंडीशन बनती है तो उसके एग्जिट के लिए वहां पर अवेलेबल प्रोविजन होने चाहिए। पर लेकिन हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में कभी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। वहां पर बस ये देखा जाता है कि किससे सस्ते से काम करा लिया जाए और जैसे तैसे अपना जुगाड़ कर बिल्डिंग बना दी जाती है, उसके चलते फिर केस निकल कर आता है। जैसे गुजरात में भी देखने को मिला कुछ दिनों पहले, कई सारे बच्चों की जान चली गई थी। तो ये सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इन सुधर जाना चाहिए थोड़ा सा, कम से कम आज की डेट में हम लोग 21st सेंचुरी में खड़े हुए हैं और हम लोग मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री के साथ में। पर क्या रियलिटी में हम लोग उस तरीके से काम करते हैं कि हम लोग अपने आप को बोलते तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, पर क्या हम लोग इतनी मेहनत कर पा रहे हैं कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाना चाहिए? तो वो चीजें यहाँ पर डिफाइन करती है कि हम लोग को मिलेगा क्या जो हम लोग करेंगे। तो उसी का रिजल्ट यहाँ पर बार बार ये देखने को मिलता है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में आप लोगों ने देखा फैक्ट्री में आग लगी, एक होटल में आग लगी। तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली होता रहता है और ये सारी ऐसी चीजें जिनको रोका जा सकता है, जिनसे बचा जा सकता है। यानी कि ये सारी एक्टिविटी को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं अगर थोड़ा सा भी हम लोग सतर्क रहे, पर लेकिन नहीं हो पाता है। तो वो कंडीशन यहां पर बताने की कोशिश की गई है। इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, क्या चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है? कुछ दिनों पहले तक हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात करते थे, अब चाइना को, क्या ये सही है? तो जानेंगे इसके बारे में। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा, आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर कोविड-19 के बारे में ही बात कर रहा है कि प्रायोरिटी जो है मिस प्लेस आप लोगों को देखती हुई नजर आ रही है। लोग जिस तरीके से चेक होने चाहिए कोविड-19 के लेकर उस तरीके से चेक नहीं हो रहे हैं और एक तरीके से लापरवाही ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कोविड-19 के बारे में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। जीएसटी कलेक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पर आया, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, जिससे सारी सोसाइटी को झंझोड़ कर रख दिया। खासकर कि जिन मूवीज को हम लोग देखते हैं, जो एक्टिविटी आज के डेट में जिनको हम लोग पे करते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है कि टैलेंट को हटाकर वहां पर जो भी यहां पर नेपोटिज्म देखने को मिलता है। नेपोटिज्म कहते हैं भाई भतीजावाद, यानी कि अपने बच्चों को सामने निकाल कर लाया जाता है भले ही उनके अंदर कोई टैलेंट ना हो। तो वो सेलिब्रिटी और एक्टर के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो खासकर एक ग्रुप बन जाता है, एक झुंड बन जाता है कि इन्हीं को मूवीज देनी है, इन्हीं की मूवी निकल कर आनी है। तो उसके चलते जो नए टैलेंट है वो सुसाइड करते हुए नजर आते हैं और ये जो कंडीशन देखने को मिलती है, इसके चलते यहां पर इस इंडस्ट्री पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया, जो कि सही नहीं है। तो वो बातें की जा रही है, तो हल्का सा पता होना चाहिए क्या चल रहा है। बेसिकली डब्ल्यूएचओ के बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। यहां पर ये कार्टून है, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे और हल्का सा नजर यहाँ पर डेटा पॉइंट के ऊपर भी हम लोग डालेंगे। कल वाला जो कार्टून था वहां पर बेसिकली अमीरी और गरीबी में डिफरेंस बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है वैक्सीन के नाम पर लेकिन एक्चुअल में गरीबों को उसका कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है और जो फायदा उठा रहे हैं वहां पर काम चल रहा है। अमीर जो लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली किसी किसी की डेथ होती हुई नजर आ रही है, पर गरीब लोग बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से निकल जा रहे हैं। तो वो कंडीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये आज का जो ये कार्टून है ये क्या दिखा रहा है, ये आप लोग बताइए। जब कार्टून में आप लोग को देता हूँ बोलने के लिए, कुछ सोचने के लिए, तो देखिए इससे आप लोग का एक मेंटल एबिलिटी आप लोग की उभर कर आएगी कि किसी पिक्चर को देखकर आप लोग क्या परसेप्शन बनाते हैं। तो कोशिश क्या कीजिए 30 से लेकर 40 शब्द में आप लोग इसको लिखने की कोशिश क्या कीजिए कि आप लोग पिक्चर को देखकर क्या सोच रहे हैं, क्या आप लोगों के माइंड में आ रहा है इसको लेकर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी आप लोग काउंट करनी होती हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है CWC, तो CWC क्या है इसको जाकर देखेगा। तो ये चीजें आप लोगों को छोटी छोटी करनी है। ठीक है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से काम को इंप्लीमेंट कर पाओगे। बाकी यहां पर आप लोग मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं और टेलीग्राम से यहां से जाकर अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सारी PDF एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी। तो आइए आज के आर्टिकल्स देखते हैं, आगे कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया और चाइना को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया। बहुत प्यारा आर्टिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा और कई सारी डायमेंशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है जियो बैलेंसिंग के बारे में। जियो बैलेंसिंग अगर देखा जाए यानी कि एक साथ में सब मिलकर नहीं आ रहे हैं ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके। तो चाइना को नुकसान पहुंचाना, चाइना को अलग थलग करना पॉसिबल नहीं है आज के सिनेरियो में और इंडिया को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और अपनी जो फ्यूचर की जो भी यहां पर एक तरीके से स्ट्रेटजी है, इस बात को ध्यान में
रखकर हम लोग को चलना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना को अलग थलग किया जा सकता है तो प्रेजेंट सिनेरियो में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। तो जानते हैं कि क्या चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है, तो आप लोग समझ पाएंगे इसको पर्टिकुलर इस आर्टिकल के थ्रू, जिसमें कई सारी डायमेंशन जानने को मिलेगी। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफी ज्यादा रस्साकसी देखने को मिली। तो चाइना जो है वो नॉर्मली हर एक कंट्री के साथ में जो उसका पड़ोसी देश है उसकी टेरिटरी में एंट्री करके और कुछ दिनों तक वहां पर रहता है, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, तो फिर कुछ दिनों बाद बोलने लगता है कि ये तो मेरा एरिया है। तो चाइना बार बार ऐसी हरकतें करता है। अभी यहां पर काफी लंबे समय से दोनों के बीच में टग ऑफ वार चलता रहा, रस्साकसी की दौड़ चलती रही, फिर बाद में आकर चीजें कुछ नॉर्मल हुई। पर लेकिन 2 अगस्त को जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसमें भी कोई सोल्यूशन निकला नहीं, उसमें भी ढंग से कोई लगा नहीं कि कोई एक्चुअल में सोल्यूशन यहां पर निकल कर आ रहा है। चाइना जो है यहां पर वो हमेशा से अलग अलग एरिया को अपना क्लेम करता है कि आज ये एरिया है, कल को वो एरिया हो गया। तो आज की डेट में भी चाइना ये कर रहा है कि जो 1960s में जो उसके क्लेम हुआ करते थे इंडिया की टेरिटरी को लेकर, अब वो क्लेम और ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि अब इसने और ज्यादा आगे छलांग लगा ली है और बोल रहा है कि ये वाला एरिया भी मेरा है। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो काफी लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि चाइना उसको सॉल्यूशन करना चाहता ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये देखिए, जब भी यहां पर चाइना के साथ में मान लीजिए इंडिया को कुछ बातें करनी है तो चाइना क्या करता है, प्रेशर बनाने के लिए इंडिया के ऊपर अपना बॉर्डर इशू सामने उठा लेता है। और सेम कंडीशन ये हर एक कंट्री के साथ में करता है। इवन भूटान के साथ में तो इतनी नाइंसाफी की, भूटान का एरिया एक ऐसा एरिया जो कि इसके बाउंड्री के साथ में मिलता भी नहीं है, उसको भी बोलने लगा कि ये मेरा एरिया है। तो समझिए भूटान जैसी कंट्री जो बेचारा कमजोर सी कंट्री है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है तो इसको बोलने लगा ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो मेरा एरिया है, जबकि इसका बॉर्डर भी नहीं मिलता है इसके साथ में, इस पर्टिकुलर एरिया के साथ में। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली चाइना की। तो चाइना की जो हरकतें हैं वो काफी ज्यादा बुरी हरकतें आप लोग बोल सकते हैं, खासकर पड़ोसी देशों के साथ में जो भी इसके साथ में बाउंड्री टच करते हैं या फिर जो भी इसके साथ में ओशियन टच करते हैं, वहां पर भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो चाइना को क्रिटिसाइज किया जाता है बार बार। आप लोग देखते हैं कि चाइना जो है यहाँ पर एक तरीके क्रिटिज्म का पार्ट होता है, क्योंकि कई बार हमारे इंटरनल मैटर में भी इंटरफेयर करता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर लास्ट अगर हम लोगों ने आर्टिकल 370 में कुछ चेंज किया तो चाइना को इससे भी प्रॉब्लम हुई। इवन मैटर को वो यहां पर उसमें यूएन जो काउंसिल है बेसिकली जनरल असेंबली है उसमें लेकर चला गया पाकिस्तान को फेवर करने के लिए। तो चाइना ऐसी हरकतें बार बार करता है, जबकि हमारी सराफत देखिए, आप लोग ना तो हांगकांग के इशू पर बोलते हैं, तिब्बत के इशू पर भी हम लोग नहीं बोलते हैं, ताइवान के इशू पर हम लोग नहीं बोलते हैं, जिंगजियान वाले इशू पर जहां पर चाइना जो है काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना एक दो मुहा सांप अप्रोच लेकर चलता है, यानी कि दोगला है चाइना। चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना एक हद तक सही नहीं होता है। अगर आज की डेट में आप लोग देखें यूएसए और चाइना के रिलेशन के बारे में, तो ये काफी ज्यादा बयानबाजी दोनों की कंट्री के बीच में देखने को मिलती है, और जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा बेकार कंडीशन में आप लोगों को नजर आएंगे। कई सारे मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं चाइना और जो यूएसए है। अभी आप लोगों ने देखा हांगकांग वाले इशू पर भी यूएसए ने यहां पर हाथ अड़ाया। ताइवान को लेकर यूएसए हमेशा चाइना को बोलता ही रहता है, जिंगजियान वाले इशू पर भी चाइना को बोलता रहता है। तो बार बार चाइना को यहां पर बोलता रहता है यूएसए, और इसी के चलते ट्रेड वॉर भी काफी लंबे समय से देखने को मिली। इसका बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन यहां पर यह चाइना जो है इनडायरेक्ट वे में यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है और चाहता है कि वर्ल्ड पावर बस मुझे ही देखा जाए। और चाइना को कई बार तो ये बोलता है, जब चाइना को कंपेयर किया जाता है इंडिया के साथ में, तो चाइना कहता है कि इंडिया के साथ में मुझे कंपेयर मत करो, मुझे कंपेयर करना है तो यूएसए के साथ में करो। यानी कि इनडायरेक्ट वे वो कहता है कि इंडिया से मैं बहुत आगे हूं। तो ऐसी बातें देखने को मिलती है। तो आज की डेट में यहां पर दोनों ने अपने अपने कैंप बना लिए हैं। एक कैंप यूएसए वाला हो गया, एक कैंप चाइना वाला हो गया, और ये बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन देखने को मिल रही है जो कोल्ड वॉर में हुआ करती थी। कोल्ड वॉर का एरा था, उसमें क्या कंडीशन थी? वहां पर देखने को मिलता था कि एक साइड में तो यूएसए हो गया और एक साइड में यूएसएसआर हो गया। जो यूएसएसआर फिर विघटन हो गया 1990s में चलकर, और रसिया मेन कंट्री आ गई, बाकी और भी कई सारी कंट्री छोटे छोटे पार्ट यहां पर बन गए। तो उस टाइम पर यूएसए अकेला बच गया, पावरफुल कंट्री। तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। तो वहां से चीजें अलग चलने को मिली। पर लेकिन जो कोल्ड वॉर था उसमें क्या था, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में लड़ तो नहीं रही थी, पर लेकिन एक्चुअल में लड़ाई कर रही थी। पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर अगर देखोगे तो आमने सामने नहीं लड़ रही थी। यानी कि हर एक कंट्री, एक ने मिसाइल बना लिया तो दूसरे ने मिसाइल बना लिया, एक ने सैटेलाइट बनाया तो दूसरे ने सैटेलाइट बना लिया, एक ने पर्टिकुलर कोई काम किया तो उसने भी उसकी होड़ में वो काम किया। तो इस तरीके से दोनों के बीच में यहां पर ये कंडीशन चलती रहती थी। तो आज की डेट में भी कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर जैसा स्टार्ट हो गया, न्यू एरा, जिसको न्यू कोल्ड वॉर के नाम से जाना जा रहा है। और यहां पर दोनों कंट्री अपनी अपनी मसल पावर खासकर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये काफी बुरी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि आज की डेट में अगर कोल्ड वॉर जैसी कंडीशन बनती है तो दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने लड़ेंगी, एक दूसरे का पैर खींचेंगे, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और जो दूसरी कंट्री है उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी किसी एक साइड में जाना पड़ेगा, और एक साइड में जाएंगे तो फिर दूसरे की उसको मार झेलनी पड़ेगी।
जाएगी, तो वो भी एक बुरी कंडीशन है। तो यूएसए अगर देखें, हालांकि बहुत सारी कंट्री के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। जब कंट्री से पूछे कि आप लोग किस कंट्री की साइड में जाना चाहते हैं, चाइना या फिर यूएसए, तो यूएसए फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। पर लेकिन चाइना का भी डर इतना है कि कोई चाइना के पास भी जाना पसंद नहीं करेगा, चाइना को भी प्यार नहीं करेगा। चाइना को प्यार करने वाला कौन है चाइना की गर्लफ्रेंड? तो चाइना की गर्लफ्रेंड है पाकिस्तान, जो कि चाइना के ऊपर आंख बंद कर विश्वास करती है। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो पाकिस्तान है यहाँ पर आज की डेट में एक ऐसा लोता कंट्री है जो बोलता है कि हमारा प्यार जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है और एक तरीके से जो मैराइन ट्रंच है उससे भी ज्यादा गहरा है। यानी कि बोल सकते हैं कि गुड़ से भी ज्यादा चिपका हुआ मीठा प्यार है हमारा। तो ये पता नहीं रियलिटी क्या है, वो तो ये आपस में जाने, इनकी रिलेशनशिप है तो दूसरे की रिलेशनशिप पे कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो ये समझे। पर लेकिन एक ऐसी रिलेशनशिप यहाँ पर जो दिख रही है वो ऐसा दिख रहा है कि और किसी कंट्री के साथ में इनका ऐसा रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ से ये लगता है कि कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। चाइना इससे फायदा उठाता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान चाइना से फायदा उठाता है, तो दोनों म्यूचुअल बेनिफिट से यहां पर काम कर रहे हैं। तो चाइना की जो इंपीरियलिस्टिक जो एम्बिशन है, यानी कि अपने एरिया को बढ़ाना, दूसरे के एरिया को सप्रेस करके, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। और जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका ऑथोरिटेरियन जो वर्ल्ड व्यू है, यानी कि एक तरीके से ये कहते हैं कि हम ही हम है, बस हम ही हम है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर। क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं हांगकांग वाला मुद्दा, हांगकांग जो था यहां पर ये ब्रिटेन से लिया गया था चाइना के द्वारा। तो यहां पर बोला गया था कि वन कंट्री टू सिस्टम फॉलो करेंगे। वन कंट्री मतलब कंट्री तो पूरी चाइना रहेगी, हांगकांग भी उसका पार्ट रहेगा, पर दो सिस्टम रहेंगे। दो सिस्टम मतलब चाइना में आज की डेट में डेमोक्रेसी नहीं है, पर लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी यहां मेंटेन रहेगी, चाइना जैसे काम करता है वैसे करता रहे, इसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बातें वहां पर बोली गई थी उस टाइम पर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को आज की डेट में देखिएगा, चाइना जो टू सिस्टम वाले कंडीशन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो ये चाइना की दादागिरी यहां पर चल रही है। साउथ चाइना सी में अगर आप लोग जाओगे तो चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है, क्योंकि ये चाइना के नाम से है। तो इस तरीके से तो इंडिया भी बोलेगा कि भैया इंडियन ओशन पूरा हमारा है। तो चाइना की हरकतें देखने को मिलती है। 1970s में चाइना के द्वारा जो यहाँ पर कई सारे आइलैंड है, जैसे बात की जा रही है यहाँ पर पार्सल आइलैंड वियतनाम, तो इस पर अपना कंट्रोल दिखाता है। इसी के साथ में 1990s से यहाँ पर ये मिसचीफ रीफ है, यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर, ये फिलीपीन का एरिया है। तो चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है। यानी कि अगर आप लोग साउथ चाइना सी के अंदर आएंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, तो चाइना चाहे वियतनाम हो चाहे दूसरी कंट्री हो, फिलीपीन हो, तो इसको बोलता है कि ये सारा मेरा एरिया है। तो सब के एरिया पर अपना कंट्रोल रखता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी यहां पर रूल और रेगुलेशन है उनको मानने से भी साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा, तुमको जो करना है करते रहो। तो वो जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो सोचने वाली सिचुएशन होती है। तो आज की डेट में अगर बात करते हैं, हार्डली एनी कंट्री कोई ऐसी होगी जो ओपनली चाइना को बोलता है कि हाँ तुम गलत कर रहे हो और यूएसए की साइड में जाकर खड़ा होगा। क्योंकि पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कंट्री छोड़कर तो जा नहीं सकते, पड़ोस में रहोगे, फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट और जो रोड इनिशिएटिव है यहाँ पर चाइना का, ये जो है बेसिकली मैरीटाइम सिल्क रोड के नाम से भी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये कनेक्टिविटी बनाने की काम करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है, इवन यूरोप तक भी पहुंच रहा है। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है चाइना का ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो कंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी कई बार चाइना की अपोजमेंट ही बोलती है, जिसके चलते चाइना फायदा उठाता है। चाइना क्या करता है, उनको बहुत सारा लोन देता है और लोन में इतना ज्यादा उनको दबा देता है, जैसे पुराने टाइम पे स्लेव नहीं बना लेते थे कि हाँ इतना ज्यादा लोन हो गया उसके ऊपर, बेचारा पुराने टाइम पर फिर वो लोन दे नहीं पाता था और वहां पर चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ऊपर सीमाएं कई बार पार कर दी जाती हैं, तो सामने वाले के घुटने टिक जाते हैं, फिर वो स्लेव की तरीके से काम करने लगता है, यानी कि प्रॉपर्टी बन जाता है यहाँ पर। तो चाइना भी ऐसी हरकतें करता है, सामने वाले को इतना लोन दे देता है कि सामने वाला लोन तो दूर की बात है, मूल तो वो इंटरेस्ट भी पे करने के लिए चाइना से फिर से लोन लेता है। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है और उस साइकिल में फंस कर रह जाता है। तो ये हरकतें चाइना बार बार करता है हर एक गरीब कंट्री के साथ में, जिसको पकड़ सकता है उसको पकड़ के रखता है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप है आज के डेट में चाइना की, जो कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना आज के डेट में अगर आप लोग बात करें ग्लोबल इकोनॉमी में, तो आप एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो चाइना है वो एक अलग ही पोजीशन पर बैठा हुआ है और हम लोग को ये रिकॉग्नाइज भी कर लेना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों, रीजन समझिए। क्वाड ग्रुप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो क्वाड ग्रुप में 4 कंट्री हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये जो क्वाड ग्रुप है यहाँ पर अगर प्रॉपर वे में आप लोग चीजों को समझोगे तो इस क्वाड ग्रुप के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को एंटी चाइनीज कोलिशन इसको बोला जाता है। पर लेकिन रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर जाओगे तो एंटी चाइना यहाँ पर देखने को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहता है कि चाइना के साथ में हम लोग को रिलेशन अच्छे रखनी है। जापान कुछ बोलता नहीं है, बस यूएसए आप लोग देखते हैं, और इंडिया भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है चाइना के खिलाफ में, क्योंकि पड़ोसी देश है, फालतू में रिलेशन बेकार करने का कोई मतलब है नहीं है। अगर बात करें यूरोपियन कंट्री के बारे में, यूके तक जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहां पर बोल चुके हैं कि चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन हम लोग चाहते हैं और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हम लोग चाहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात करें, नेपाल चाइना की गोद में बैठा हुआ है, उसको पूरा मजा आ रहा है, तो जिंदगी के एंजॉय कर रहे हैं। बाकी दूसरी कंट्री के बारे में अगर बात करें, श्रीलंका के राजपक्सा अभी चुनकर आ गए हैं फुल मेजोरिटी के साथ में, 2/3 मेजोरिटी, तो हमेशा चाइना का फेवर करते हैं, तो फिर से आप लोगों को फेवर करते हुए नजर आएंगे, तो इससे हमारे रिलेशन श्रीलंका के साथ में बिगड़ सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो चाइना हमेशा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचाना चाहता है, तो वहां से एक अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इससे भी हमारे रिलेशन कई बार अच्छे नहीं होते हैं। इसी के साथ में नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में मिलकर चाइना बोल रहा है कि एक नया इन्वेस्टमेंट वहां पर वो लाना चाहते हैं। यानी कि क्या मतलब है इसका, उसने रिसेंटली अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान नेपाल के लिए किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहां पर ये चाइना से लेकर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी कंट्री का जो पाक ऑक्युपाइड एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में, उससे होता हुआ जाता है। ऐसा ही कॉरिडोर यहां पर ये नेपाल के लिए बनाने की बात करें, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की, ये यहां पर इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं और इसको एक्सपेंड कर अफगानिस्तान को भी इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये आप लोग देखिए। इसी के साथ में ईरान और चाइना के बारे में अब अगर आप लोग बात करें, तो आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी चाबहार पोर्ट यहां पर न्यूज में था, जिसमें इंडिया के इन्वेस्टमेंट के बारे पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था चाइना के, ईरान के द्वारा, क्योंकि हम लोग कई बार यूएसए के प्रेशर में आकर अपने डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके चलते हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ पर। तो करेंटली अगर आप लोग बात करेंगे इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है ईरान के अंदर में, और ईरान का ऑयल मिलने वाला है आने वाले उसको 25 सालों के लिए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि चाइना को इग्नोर करना, चाइना को एक तरीके से आप लोग बोले कि चाइना को आप लोग आइसोलेट कर सकते हैं, तो ये सिचुएशन देख के तो लगता नहीं है कि चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, जो मिलिट्री पावर है, वो कहीं भी आप लोग कुछ भी किसी भी तरीके से देख लीजिए, चाइना को आइसोलेट करने में आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अच्छी बात यहां पर यह कि चाइना को एक तरीके से अच्छे रिलेशन बनाकर उसके साथ में चलो, जितने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। बाकी लड़ाई करने से ना तो कभी सॉल्यूशन होया ना ही होगा, पर लेकिन स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा। ये नहीं कि चाइना के नीचे दब जाएं हम लोग जाकर, वो भी नहीं करना है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कीजिए। जो भी आंसर लिख रहे हैं ग्रुप के अंदर अच्छे से आप लोग आंसर पोस्ट कर सकते हैं, लिंक उसका भी वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले आप लोग समझिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हो। ठीक है, तो WHO जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशन की, जो कि पब्लिक हेल्थ के रेस्पॉन्स में काम करता है कि पब्लिक हेल्थ कैसी रहनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, उसका पार्ट है यहाँ पर, जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 6 इसके रीजनल ऑटोनोमस ऑफिस देखने को मिलेंगे। बाकी ये 7 अप्रैल को इसको बनाया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है, वो भी इसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो क्वेश्चन बने कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। 6 जो रीजनल ऑफिस है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अफ्रीका में देखने को मिलेगा कोंगो के अंदर, ये आप लोग को यूरोप में देखने को मिलेगा डेनमार्क के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट के अंदर, वेस्ट पैसिफिक में फिलीपीन के अंदर, और इसी के साथ में अमेरिका के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो टोटल मिलाकर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पर्टिकुलर हेल्थ के बारे में फोकस करती है। जैसे अभी कोविड-19 की बीमारी आई, तो कोविड-19 की बीमारी जो है उसको टैकल करने के लिए जो पेंडेमिक यहां पर बन गया, एक तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक लीडरशिप का रोल प्ले करता है। पर लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगाया जाता है कि लीडर की तरीके से काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है कि जब भी कोई महामारी आती है तो ये उसके सामने घुटने टेक देता है। तो इसलिए बोला जाए कि जो इसकी रिलीवेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। सबसे पहली तो बात यहां पर यह बोली गई है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यहां पर ये जो पुअर कंट्री है उनको फायदा नहीं पहुंचता है, रिच कंट्री को जरूर इससे फायदा पहुंचता है। उसका रीजन क्या बताया गया? देखिए आज के डेट में अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग पैसों के बारे में बात करेंगे ना, तो पैसा कहां से आता है इसका तो आप लोग समझिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना काम करना चाहती है तो यहां पर लगभग 70 से 80% जो पैसा आता है इसको वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए आप लोगों ने डोनेट किया, कोई आप लोगों को बोल रहा है डोनेट करने के लिए कि आप लोगों ने डोनेट करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, तो आप लोग उसमें डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट का मतलब होता है कि कोई आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है कि आप लोगों को डोनेट करना है, आप लोग अपनी इच्छा से डोनेट कर सकते हैं वहां पर। अगर नहीं इच्छा तो आप लोग नहीं भी डोनेट करेंगे तो आप लोगों से कोई बोलेगा नहीं आके आप लोगों ने डोनेट क्यों नहीं किया। तो डोनेशन का मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छा से दान देना। तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है अपनी स्वेच्छा से दान देना। तो सबसे ज्यादा है, यानी कि जो टोटल इसका बजट है उसका लगभग 70 से 80% जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है। तो ये जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है ऐसा तो नहीं रेगुलर रहेगा, किसी कंट्री का आपकी बार मन नहीं कर रहा है, उसकी कंट्री में कोई कंडीशन ढंग से नहीं चल रही है, वो कंट्री हो सकता है इसको
नाटे आपकी बारी कंट्रीब्यूशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार यहाँ पर एक तरीके से टाइम पर ना पहुंचाए, जब इसको जरूरत है, यहाँ पर पैसे की जरूरत है, आज आ रहा है वो आ रहा है वो यहाँ पर 1-1.5 साल बाद में, तो वो सही नहीं है इस तरीके से। तो एक तरीके से जो मेंबर है टोटल प्रॉपर तरीके से वो 28% देते हैं, जो कि फिक्स रहता है। बाकी का 72 से 80% जो है यहाँ पर वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से फिक्स नहीं होता है कि हाँ ऐसे काम चलेगा। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन में भी कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। तो यहां से अगर आप लोग समझिएगा, ये तो मेंबर का कंट्रीब्यूशन है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है। तो यहां से कंडीशन ये निकल के आती है कि फंड के लिए इसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर फंडिंग जो है यहां पर प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है तो फिर ये अपने काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि देखिए मेरी फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर यह भी बोला गया है कि फंडिंग की जितनी जरूरत है उसका बहुत कम पैसा यहां पर इसको मिल रहा है, तो ये कैसे अपना काम आगे स्टार्ट कर पाएगा। तो इसीलिए इसको कई बार क्या करना पड़ता है, जो अमीर कंट्री है उसके हिसाब से इसको काम करना पड़ता है, उनके हिसाब से इसको चलना पड़ता है, क्योंकि वहीं से इसकी रोजी रोटी आ रही है। अगर वो रोजी रोटी इसको नहीं मिलेगी तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगा। तो ये कंडीशन यहां पर बोलने की कोशिश की जाती है। ठीक है, देखिए फंडिंग जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है। अगर फंडिंग किसी काम को स्टार्ट करना है तो एक बेसिक फंडिंग जो होती है उसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाती है चीजें। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि कई बार मन करता है कि एक छोटा सा एक स्टूडियो स्टेब्लिश करके सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाए, जहां पर कोई पीपीटी करने वाला बनाने वाला हो। इसी के साथ में एक जो नहीं होते कि जो कई तरीके जो बंदे होते हैं अलग अलग तरीके से हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में चीजों को कन्वर्ट कर सके, एक ऐसा बंदा होना चाहिए। तो 7-8 बंदों की अगर टीम हो तो प्रॉपर वे में सारे लेक्चर जो है वो आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। पर लेकिन इन सबको एक स्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू चाहिए। तो वो चीजें नॉर्मल एक बंदा जो एक तरीके से अकेला चलता रहे तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये मैं सोच रहा हूं कम से कम 1-1.5 साल से, जब मैंने आप लोगों की पॉलिटी कंप्लीट कराई थी, तो पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद में मैंने ये सोचा था मन ही मन में, मैंने कहा यार इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता हूं। पर लेकिन एक अकेले बंदे के द्वारा ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। वहां पे फिर कई सारे बंदे चाहिए। ठीक है, कई सारे बंदे चाहिए जिससे कि प्रॉपर एक टीम बन सके 6-7 बंदों की, और तब जाकर चीजें आगे चल पाएंगी। अलग अलग फील्ड के थोड़े से बंदे चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक एडिटिंग वगैरह कोई जानता हो। ठीक है, इसी के साथ में कुछ ऐसे बंदे हो जो कि प्रॉपर वे में जो एक तरीके से टेक्निकल चीजों को समझते हो। इसी के साथ में कुछ पीपीटी बनाने वाले हो, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड बंदे हो। ठीक है, ताकि मेरा जो काम रहे वो ज्यादा, जो इधर उधर ज्यादा खर्च होता है, जैसे पीपीटी बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से एक हिंदी से कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये इंग्लिश में रहता है हिंदू का न्यूज़पेपर। देखिए हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश में ही आता है, तो हिंदी में इसको कन्वर्ट करने के लिए तो पहले यहां पर कम से कम टीम होनी चाहिए कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके दे, और वो भी टाइम पर। तो तब से यहां पर हिंदी में थोड़ी कम से कम पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए। तो इस तरीके से पूरी टीम चाहिए। पर लेकिन अगर एक बंदे को भी मैं रख रहा हूं तो कम से कम अगर उसके ढंग से काम भी चले तो 15 से 20 हजार में एक बंदा कम से कम होना चाहिए, ताकि उसकी भी जिंदगी ठीक से चलती रहे। ठीक है, तो 10,000 तो मिनिमम होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर बंदे को, कम से कम उसका रहने और खाने का खर्चा तो निकलता रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है, हालांकि टफ पड़ जाता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर यहां पर ये सारा सिस्टम मैं चाहता हूं तो कम से कम आप लोग लगाकर चलिए कि महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए, अगर ढंग से काम लेकर चलना है। एक जो ऑफिस भी लो, वहां पर उसका किराया भी रहे, एक बंदे भी रहे। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर बंदे से चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से फंक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। वरना मेरा मन था कि पॉलिटी के साथ में सारे सब्जेक्ट उसी तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएं। ठीक है, तो वो चीजें जितना हो पाता है बीच बीच में कर पाता हूं। 3 वीडियो आती हैं तो कंडीशन बनती है पूरी घुमा फिराकर, आप लोग ऐसा बोलते हैं। तो यही बात यहां पर डब्ल्यूएचओ बोल रहा है। डब्ल्यूएचओ ये बोल रहा है कि अगर मेरी डिपेंडेंसी ऐसी है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एक कि फिक्स पैसा मेरे पास में इतना आ रहा है तो मैं सारे ऑपरेशन अपने चला पाऊं। यहां पर अभी बहुत सारी वैकेंसीज भी पड़ी रहती हैं डब्ल्यूएचओ में, उनको भी फुलफिल करने वाली बात आती है, तो वो भी फुलफिल नहीं हो पाती। यहां पर रीजन क्या है कि पैसा नहीं है पास में, तो कैसे काम करेंगे इस तरीके से। और बाकी जहां से पैसा आता है अब उनके फेवर में काम करना पड़ता है, तो वो भी एक जरूरी काम है। पर लेकिन जितना पैसा यहां पर इसको मिलता है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ जो काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं करते हैं। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं। तो यहां पर अगर आज के डेट में हम लोग बात करें तो 19 मिलियन लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 0.7 मिलियन लोग जो हैं आज के डेट में कोविड-19 की चपेट में चढ़ चुके हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहां पर कि यहां पर ये इतने सारे लोग की जान जा चुकी है और ये सारे लोग जो है यहां से इंफेक्टेड हो चुके हैं। तो कैसे आप लोग चीजों को यहां पर समझिएगा। तो कंडीशन यहां पर ये निकल के आती है कि कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर जो एक तरीके से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो बनना चाहिए था वो आप लोग नहीं बना पाए, और पेंडेमिक जो है यहां पर वो जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उससे क्रॉस हो चुका है, हर एक कंट्री में आज के डेट में पहुंच चुके हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का
जो काम था वो ढंग से ये नहीं परफॉर्म कर पाया। हालांकि कुछ कंट्री को फायदा भी हुआ इसके, जो पहले आगाह करने से कई सारी कंट्री चीजों को कंट्रोल भी कर पाई, पर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर अगर आप लोग देखिएगा तो जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था उस तरीके के रिजल्ट नहीं निकल पाए। जबकि इसके 6 रीजनल ऑफिस हम लोगों ने बात की, और ये अलग अलग कंट्री में 150 से ज्यादा कंट्री में इसके वैसे भी ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर फिर भी यहां पर ये काम ढंग से नहीं कर पाया। जिस तरीके का रेस्पॉन्स इसका होना चाहिए था कोविड-19 को लेकर, ऐसा रेस्पॉन्स नहीं रहा। इसी के साथ में आप लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं, पहली बार नहीं हो रहा है, WHO के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है पहली बार। यहां पर इबोला वायरस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, 2014 में जब इबोला वायरस आया तब भी ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिली थी। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां पर जो रिच मेंबर हैं, रिच मेंबर आज के डेट में जो यहां पर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो बोला जा रहा है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्री है, और 80% वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये इच्छा है इनकी देंगे या फिर नहीं देंगे। आप ये सोचिए, इस 80% में से अगर 40% भी लोगों ने अब की बार यहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो क्या WHO का कार्यक्रम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लोगों की सैलरी तक वहां पर नहीं मिल पाएगी, तो कैसे काम चलेगा? तो ये सारी चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो कोविड-19 जो है यहां पर जिस तरीके से अभी इसका इंपैक्ट देखने को मिला, और चाइना से ये बाहर निकला, तो चाइना ने स्टार्टिंग में खुद भी नहीं बताया, चाइना की भी गलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेता, चाइना ने जनवरी में इसको जाकर बताया, फिर जनवरी में जब इसको बताया तो थोड़ा सा ये लापरवाह रहा स्टार्टिंग में, तो फिर यहां से चीजें और ज्यादा बढ़ गई। तो पूरा सबका मिलाकर ऐसा नहीं है कि इसकी अकेले की गलती है, सबकी गलतियां हैं थोड़ी थोड़ी, पर लेकिन जो WHO की जिस काम को दिया गया वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी ज्यादा गलती है। पर लेकिन इसके रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कराओ ताकि ये भी ढंग से काम कर सके, ठीक है, ताकि किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, फिक्स कर दिया जाए इसका कि इतना पैसा इसको मिलेगा, ताकि शांति में होकर ये काम करता रहे और किसी कंट्री का फेवर न करे। वरना जो कंट्री पैसे देगी उसका फेवर करना स्टार्ट कर देगा। तो वो चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है इस तरीके से, तो एक बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर वे में, तभी काम ढंग से हो पाएगा। तो ये बोलने की कोशिश यहां पर की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और आप लोगों को सुनने में भी मजा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था मुझे काफी अच्छा लगा इसको पढ़ने में। तो समझते हैं यहां पर हमारी कंट्री की इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में। आज की डेट में अगर आप लोगों के मन में आता है कि आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप लोग सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को कल दूंगा कि आप लोग सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, कि इसका आंसर आप लोग क्या दे सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोग कल बताऊंगा। पर लेकिन आज फिलहाल आप लोग खुद से सोचिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारी कंट्री में एक तरीके से एक अच्छे ऑनेस्ट और कंपनी जो एक तरीके से उन्हें जो जिनके अंदर अच्छी भावनाएं होती है कंट्री को लेकर, ठीक है, तो इस तरीके के ऑफिसर हमारी कंट्री में होने चाहिए। क्योंकि एक काफी टफ एग्जाम क्लियर करके, कॉम्पिटेटिव सिविल सर्विस एग्जाम हम लोग क्लियर करके बाहर निकल के आते हैं। तो मैन और वुमेन जो दोनों होते हैं, जो हायर ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, तो किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके के माइंडसेट के साथ में वहां पर पहुंचते हैं, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। कई बार जिस तरीके से वहां पर निकल कर आते हैं, तो वहां पर आप लोगों को डिसऑनेस्ट लोग भी देखने को मिलेंगे और गलत एक तरीके से माइंडसेट के लोग भी वहां पर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर जाते हैं, बस कि जिंदगी में पैसा कमाना है और एंजॉय करना है, पावर हाथ में ही है, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो सिचुएशन यहां से निकल के आती है कि आप लोग इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हो। क्योंकि अगर आज के डेट में सारे लोग वहां पर ऐसे पहुंच जाए तो कैसे काम चलेगा, और वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंचते नहीं है, वहां पर जाकर ऐसे हो जाते हैं, तो वो भी एक गलत बात है। तो ये हमारी कंट्री का बेस है, अगर सिविल सर्विस में गड़बड़ होने लगी तो फिर चीजें आगे नहीं चल पाएगी। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। समझते हैं कि दोनों कैसे कैसे यहां पर चीजें हैं। देखिए, अगर बात करें, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ में रिलेवेंट है, डिसऑनेस्ट रहे या फिर कोई करप्ट रहे यहां पर, और कैसे एक अच्छा सर्विस होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है दिल से चाहता है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट का मतलब ये कि जनता का नौकर, तो उसको चीजें यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस यहां पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी पुअर के लिए। क्योंकि देखिए, जो अमीर लोग हैं उनको राशन पानी नहीं देना है, उनको हेल्थ की सर्विस नहीं देनी है, उनको पढ़ाई की सर्विस नहीं देनी है। बेसिकली जो ये सिविल सर्विस बनाई गई है, ये एक ऐसे स्टेटा के लिए, सोसाइटी के लिए बनाई गई है जिन तक चीजें नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए यहां पर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके चलते जो आप लोग देखिए कि आज की डेट में अगर आप लोग देखें कि यूपीएससी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना काम करती है, ठीक है। पर लेकिन जब यहां से ऑफिसर निकलकर पहुंचते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है, पर लेकिन आगे चलकर कैसी कंडीशन बन रही है, वहां पे क्या करना है उसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा करना चाहिए कम से कम, अगर यहां पर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिविल सर्वेंट बन गया तो गवर्नमेंट का दामाद बन गया, अब इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो थोड़ा सा इवेल्युएशन भी होना चाहिए यहां पर, एक तरीके से कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट है उसमें इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है सबको इस तरीके से काउंट करना, किस तरीके से क्रेडिबिलिटी देखना, कैसे कैसे काम हो रही है, परफॉर्मेंस देखना, अलग अलग तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप लोग यहां पर बात करें आज के डेट में जो पॉपुलरिटी है सिविल सर्विसेज की वो बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन एक तो चैलेंजिंग जॉब आप लोगों को मिलती है, अलग अलग एरिया में काम करने का मौका मिलता है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो अलाउंसेस है वो बहुत अच्छे हैं यहां पर, एक तरीके से बड़ा बंगला मिलता है, गाड़ी
गाड़ी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। इसीलिए यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखें, जो टोटल कैंडिडेट है, अब की बार लगभग 900 के करीब का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहां पर ओनली 4% ऐसे कैंडिडेट यहां पर सेलेक्ट हुए जो कि यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम में, जो प्रीलिम्स एग्जाम देने गए थे, बेसिकली अपियर हुए थे। फॉर्म नहीं भरा था, फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरते हैं, फॉर्म तो लगभग 10 लाख से भी ज्यादा भरते हैं, पर देने कितने जाते हैं, 3 से 4 लाख। फिर उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो 4% के करीब यहां पर एक तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। तो एक ह्यूज कंपटीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जो यहां से निकल कर आते हैं। एक टाइम हुआ करता था 1960 में, जब लगभग 15,000 से 20,000 लोग यहां पर इसका पेपर दिया करते थे। उस टाइम पर कोई प्रीलिम्स एग्जाम भी नहीं हुआ करता था, यानी कि सिविल सर्विसेज में जो लोग थे ओनली 15 से 20,000 लोग ही फॉर्म भरते थे 1960 के हेरफेर में। अगर बात करें यहां पर कई सारी सोशल डाइवर्सिटी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे कि कैंडिडेट जो है आज के डेट में जनरल बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी रिजल्ट अब की बार आप लोग को देखने को मिला, अदर बैकवर्ड क्लासेस का देखने को मिला, इसी के साथ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन डिसएडवांटेज सेक्शन, तो सबके लिए यहां पर प्रोविजन अब रखा गया है। तो यहां पर काफी डाइवर्स आज के डेट में ये सर्विस हो गई है। तो यहां पर अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर बात करेंगे तो दो सबसे बड़ी पोस्ट जो मानी जाती है नॉर्मली, एक तो आईएएस और एक है आईपीएस, जो कि जनता के साथ में सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है। हालांकि पोस्ट तो दूसरी भी, आईएफएस भी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात जो की जा रही है यहां पर जनता के साथ में जो सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं वो होते हैं आईएएस और आईपीएस। और आज की डेट में ये सबसे ज्यादा इनसेंसिटिव है पुअर लोगों को लेकर, गरीब लोगों को लेकर, क्योंकि लालच आड़े आ जाता है। गरीब लोगों से कुछ मिलेगा नहीं तो वहां पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट वहां पर करो जहां से कुछ हाथ लग जाए। तो कलेक्टर जो एसपी है यहां पर, एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को मिल रही है कि इनसेंसिटिव हो गया पुअर के लिए, जबकि ये सर्विस मेनली है पुअर के लिए। गरीब अमीर लोग तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही रहे हैं, वो तो अपना काम निकाल ही लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि इनएक्सेसिबल भी हो गए हैं, यानी कि इन तक पहुंचने के लिए लोगों को यहां पर काफी ज्यादा जद्दोजहद करती है, ठीक है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप भी रिप्लाई नहीं करते हो। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक बच्चा बोल रहा है सर आपसे मिलना, आपसे पास में एसएमएस देना, आपको एसएमएस भेजना और उसका रिप्लाई करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। देखिए आप लोग सही बोल सकते हैं कि हाँ ऐसी चीजें आप लोग बोल रहे हैं, पर लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि मतलब मैं ये चीजें करना नहीं चाह रहा हूं। उसके पीछे चीजें इतनी ज्यादा जुड़ गई ना, वो एक अकेले बंदे के एक तरीके से हिसाब से जो संभाल पाना, वो एक तरीके से टफ हो गई है थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कर नहीं पाता हूं, कर पाता हूं, पर लेकिन उसके चलते जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सबके जो एक तरीके से मेल है उनका रिप्लाई किया जाए। अब डेली मेरे पास में लगभग 400 से 500 मेल आ रहे हैं। अगर 400 से 500 मेल को अगर मैं रिप्लाई करने भी बैठूं तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो मिनिमम उसमें लग जाएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ूं भी अगर उनको पढ़ूं भी, रिप्लाई ना करूं, रिप्लाई बाद में करूं तो भी टाइम लग जाएगा। फेसबुक पे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। अब हर एक वीडियो के नीचे लगभग 400-500 के करीब कमेंट आ जाते हैं, उनको सबको देखना। तो देखिए मेल का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी किसी के मेल का रिप्लाई भी हो जाता है, पर लेकिन पढ़ना ये मैं अपने हिसाब से करता हूं, कोशिश करता हूं कि चीजें पढ़ता रहूं ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है और आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो पढ़ता तो सारे हूं, भले ही 1-2 दिन लेट हो जाए, पर लेकिन सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग थोड़ी सी अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके लिए देखता हूं कुछ जुगाड़ करूंगा आगे आने वाले टाइम में। अभी थोड़ा सा जैसे चल रही है चीजें, अभी उसी को उसी पैटर्न में थोड़ा सा देखते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे तक आप लोगों की चीजें नहीं पहुंचती है, मेरे तक आप लोगों की सारी चीजें पहुंचती है। आज ग्रुप में क्या चल रहा है सारी चीजें देखता रहता हूं मैं। तो वहां पर कई सारे बच्चे बोलते हैं सर जैसे बर्थडे विश करते हैं, तो मैं उनको मना करता हूं, वहां पर कई सारे मैसेज को मैं अलाउ नहीं करता हूं, तो कई सारे गलती से अलाउ हो जाते हैं, तो बोलते हैं सर उसका अलाउ कर दिया, मेरा बर्थडे अलाउ नहीं किया। देखिए वो सब चीजें साइड में रखिए, बर्थडे वगैरह आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन आंसर राइटिंग ग्रुप में ये चीजें मत कीजिए, ठीक है। वहां पर आप लोग आंसर राइटिंग के ऊपर ही ज्यादा फोकस दीजिए तो ही ज्यादा बेटर रह पाएगा, ठीक है। तो भर्ती से कोई अगर अलाउ भी हो जाता है तो उसको रिपोर्ट कर देते, तो फिर रिपोर्टिंग में आ जाता है तो उसको डिलीट भी कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कंडीशन वहां पर ये रखिए, बर्थडे अच्छी बात है, पर लेकिन असलियत में जन्मदिन तब बनाइए जब लाइफ में सक्सेस आप लोग मिल जाए, यानी कि असलियत में जन्मदिन आप लोग का तभी होगा। और ना पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक इंसान पैदा हो रहा है, पर लेकिन पैदा होने के बाद में इस धरती पर आप लोग क्या कर रहे हैं वहां से डिफरेंस नजर आता है, तो वो वाला डिफरेंस आप लोगों को फोकस करके चलने हैं। तो जो फ्यू यंग ऑफिसर हैं जो कुछ अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक तरीके से यंग ऑफिसर जो है उनके माइंड को भी आप लोगों को थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा कि किस तरीके से एक तरीके से आज के डेट में चीजों को सुधारना है, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, आप लोग उसके लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर लेकिन सॉल्यूशन के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऑफिशियल ऊपर लेवल पर तो काम कर ही रहे हैं एक तरीके से गड़बड़, लोअर लेवल पर भी जो लोग हैं वो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, इलीगल काम में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, और जबकि सर्विस प्रोवाइड कराना फंडामेंटल राइट है सिटीजन का और वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते जो पॉलिसीज हैं एक तरीके से वो भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, और जो पुलिस सर्विस है
है वो भी काफी इल ट्रीट करती है लोगों को, खासकर गरीब को। किसी अमीर के कंधे पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचेगी और गरीब को उठाकर जरा जरा सी देर में पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए पुलिस का खौफ हो गया लोगों के बीच में, ना कि पुलिस को एज ए फ्रेंड की तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। तो यहां से आप लोग समझिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के बारे में। तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें भी आप लोग अच्छे से और चीजों को ज्यादा सेंसिटिव लोग यहां पर आने चाहिए, ताकि सेंसिटिव हो सके चीजों को लेकर। जो आईपीएस ऑफिसर है, खासकर जो एक तरीके से पुराने आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो एक तरीके से उनका आप लोग सहायता ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर चला और कैसे चीजों को एंजॉय कर पाए। तो वहां से भी हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ में मान लीजिए कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग एक ईमानदार ऑफिसर हैं तो आप लोग आगे चलकर सीनियर हो गए, तो आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करो कि आप लोगों ने अपनी जॉब को कैसे ईमानदारी से किया, क्योंकि आप लोगों के सामने भी कई सारी अपॉर्चुनिटी बनी होगी ना ब्राइब लेने की, पर आप लोगों ने नहीं ली। तो वो चीजें यहां पर दूसरों को भी बतानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरीके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, उनके लिए उनके साथ में एक धोखा रहेगा ये, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी कंट्री टिकी हुई है। अगर ये चीजें ढंग से नहीं हो पाएगी तो फिर हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये जीएसटी के कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों से कई अलग अलग आर्टिकल में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो फिर भी यहाँ पर हल्का सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। जब यहाँ पर जीएसटी हमारी कंट्री में एक एक्ट आया, उस टाइम पर बात की जा रही थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बहुत सारे टैक्स जो है सब्स्यूम किए गए, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स थे। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई सुपारी खरीद कर लेकर आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखी है, तो आप लोग दुकानदार को मान लीजिए 5 या 10 रुपए जितने की भी आती है वो आप लोगों ने दिए, तो फिर इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने टैक्स भी पे कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, जो टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम किए गए। तो बहुत सारे स्टेट के जो टैक्स हुआ करते थे वो भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिए गए, यानी कि इसके अंदर मिला लिए गए। तो यहां पर यह था कि जो स्टेट को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है उसका यहां पर कंपनसेशन कौन करेगा, वो कंपनसेशन करेगा यहां पर राज्य, वो सॉरी सेंटर। पर लेकिन सेंटर आज की डेट में खुद ही घुटने टेक चुका है कोविड-19 के लिए सामने, तो यहां पर वो कंपनसेशन यहां पर राज्य को नहीं दे पा रहा है। अगर राज्य को नुकसान हो रहा है तो उसके चलते सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि अब राज्य करे तो क्या करें, क्योंकि सेंटर के पास में खुद भी पैसा नहीं है, सेंटर खुद ही घुटने टेक रहा है, तो कहां से पैसा निकल कर आएगा। स्टार्टिंग में तो यह बोला गया था जब यहां पर यह अमेंडमेंट लाया जा रहा कि 1% जो इंटर स्टेट का जो भी यहां पर ट्रेड होता है उसका स्टेट को यहां पर जो कंपनसेशन दिया जाएगा, पर लेकिन फिर बोला गया ये सही नहीं रहेगा, इसको हटा दिया गया। फिर जब आगे चीजें चली फिर बोला गया कि सेंटर कंपनसेशन देगा, पर लेकिन अब आगे चलकर ये बातें कर रही है, नए नए और भी विचार यहां पर लाए जा रहे हैं। जैसे कि पहले बोला जा रहा है कि यहां पर ये बोला गया था कि हर साल लगभग 14% के करीब यहां पर ग्रोथ टैक्स में देखने को मिलेगा, जो कि अभी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि यहां पर अभी अनअचीवेबल है। खासकर इस ईयर भी अगर आप लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला तो यहां पर बोला जा रहा है कि रिड्यूस कर देना चाहिए जो गारंटी पीरियड था 3 ईयर का, ताकि जो सेंटर को अपने रिसोर्सेज को यहां पर जुटा सके। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए आप लोगों को, ताकि जो एक तरीके से कंडीशन है उसको थोड़ा सा सही किया जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास में पैसा होगा तभी तो मैं आप लोगों को दूंगा, अगर मेरे पास में भी पैसा नहीं होगा तो मैं आप लोगों के साथ में कैसे शेयर कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास में पैसा होना चाहिए तभी आप लोगों को पैसा मैं पहुंचा पाऊंगा। तो ये बात सेंटर बोल रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अभी पैसा प्रोवाइड कराना है, थोड़ा सा उसमें सहूलियत होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फंड की शॉर्टेज काफी ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर एक तरीके से जो फंड शॉर्ट चल रहा है ओन रिवेन्यू में, तो सेंटर भी यहां पर सोचता है कहां से पैसा निकाल कर लेके आए। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि सेस के नाम पर बोरो कर सकता है मार्केट से पैसा और यहां पर स्टेट को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ में कन्विंस करना चाहिए स्टेट को कि 14% ग्रोथ पॉसिबल नहीं है हर साल हर बार, तो इसलिए यहां पर यह भी पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को इतना ही पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए आप लोगों को अमेंडमेंट करना पड़ेगा जो आप लोगों ने बातें बोली हैं। तो यहां पर जो एक तरीके से दोनों तरीके से एक बैलेंस चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन आप लोग यहां पर सुधार पाओगे। ठीक है, तो जीएसटी का कलेक्शन जो है हमारी कंट्री में अप टू द मार्क नहीं हो रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कावेरी रिवर के बारे में क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। कावेरी रिवर को इस नाम से भी यहां पर KAVERI या फिर CAUVERY दोनों नामों में से कोई भी नाम देखने को मिले, ये एक ही रिवर एक ही नदी के नाम है। ठीक है, तो ये बोला गया है यहां पर, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत ये बताना है। नेक्स्ट बोला गया ये लार्जेस्ट रिवर है यहाँ पर स्टेट के अंदर, ये अगर जो स्टेट है साउथ इंडिया के अंदर, यानी कि साउथ इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है कावेरी रिवर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि एक स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कावेरी को इसके नाम से कावेरी के नाम से भी जाना जाता है, जो स्पेलिंग है ये अलग अलग है। ठीक है, और ये कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करने वाली मेन रिवर है। तो क्या ये ओनली कर्नाटक और तमिलनाडु को फायदा पहुंचाती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है, बाकी केरला और पौंडीचेरी को भी यहां पे इससे पानी मिलता है, ये आप लोग समझिएगा। थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, ना कि लार्जेस्ट रिवर है, इससे पहले यहां पर गोदावरी और कृष्णा का नाम आता है और तीसरे नंबर पर यहां पर कावेरी का नाम आता है। 805 किलोमीटर के करीब लंबी है। ताला कावेरी यहां पर सोर्स है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है।
अगर आप लोगों को पता है, थोड़े लंबे समय से आप लोग फॉलो करके आ रहे हैं, तो ये वर्डिक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सुप्रीम कोर्ट का 2018 में वर्डिक्ट आया, तो यहां पर बोला गया कि जो भी पानी है उसका 404 जो मिलियन क्यूबिक फीट वाटर है वो जाना चाहिए तमिलनाडु के हिस्से में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक के हिस्से में 28, यहां पर है 284। बाकी का जो तीसरे नंबर पर केरला और चौथे नंबर पर पौंडीचेरी के हिस्से में, तो यहां पर पानी जाना चाहिए। ये भी यहां पर डिसीजन आया। रिवर का अगर आप लोग बेसिन एरिया देखोगे तो ये बेसिकली कर्नाटक का हो गया, और ज्यादा बड़ा रिवर इसका कहां पर है, यह है तमिलनाडु के अंदर में। तो तमिलनाडु के अंदर में ये लार्जेस्ट रिवर आप लोग बोल सकते हो, ना कि साउथ इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप लोग लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है लेक्चर, तो आप लोग यहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।